सकारात्मक सोच जो समाज के इंटरेस्ट, उनकी जो रुचि है या उनके जो हित की चीजें हैं उसके विरुद्ध काम करती है। और शायद ये विरासत हमको ब्रिटिश जो मैनेजमेंट था फॉरेस्ट्री का, जहां पर उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इमारती लकड़ियों का दोहन करके उसको लंदन ले जाना था, और इसलिए शायद वनवासियों को एक दूरी वनों से महसूस होने लगी थी। प्रारंभ से ही यदि हम देखें आदिकाल से, तो वनवासी वनों के बीच में रहते थे, अपनी जरूरत की चीजें वो वनों से लेते थे, और शायद इसीलिए हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वनों के, वृक्षों की, नदियों की, पर्वतों की पूजा का प्रावधान रहा है। कालांतर में वानिकी प्रबंधन में जो बदलाव आए, उसके कारण से एक वनवासियों की वनों से दूरी हुई। हम यदि बात करें विगत 4 वर्षों की, तो वानिकी प्रबंधन ने पूरा का पूरा जनोन्मुखी प्रबंधन अपनाने का प्रयास किया है, और उसमें काफी सार्थक सफलता भी हमें मिली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 4 हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार की थी, नरवा, करवा, खुरवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये बचाना है, संगवारी। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 20,000 लगभग गांव हैं, जिसमें 11,000 गांव ऐसे हैं जो वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, और उनकी आजीविका, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफी हद तक वनों पर आश्रित है। इन 4 योजनाओं के माध्यम से जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में ठोस काम हुए हैं, उसका एक उदाहरण मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हम यदि नरवा योजना की बात करें, तो पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 ऐसे नरवा हैं जो गर्मियों में सूख जाया करते थे, जिसमें से 10,000 के लगभग नरवा ऐसे हैं जो वन क्षेत्र में आते हैं। विगत 4 वर्षों में वन विभाग ने लगभग 6,000 नरवा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, और उसमें काफी सफलता भी मिली है। और जो छोटे और सीमांत कृषक होते हैं, जो वनवासी हैं, उन्होंने इस योजना का लाभ लेकर के जो सिंचाई सुविधा का विकास हुआ, और उसमें जो 1 से लेकर के 2 और कहीं कहीं पर तो दंतेवाड़ा और कुंटा, बीजापुर जैसी जगहों में वनवासियों ने 2 से 3 फसल तक के उसमें ली। इसी तरह से यदि हम लघु वनोपज की यदि बात करें, तो छत्तीसगढ़ के वनों में प्रचुर मात्रा में लघु वनोपज पाए जाते हैं। आज से लगभग 4 वर्ष पहले तक के 7 लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय होता था। विगत 4 वर्षों में हम 65 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर रहे हैं, और देश का लगभग 75% लघु वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसमें आज की स्थिति में 300 से अधिक वनधन केंद्रों के माध्यम से 3,500 लगभग महिला स्व सहायता समूहों में 70,000 महिलाएं लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में काम कर रही हैं। इस पे हम लोगों ने IIT कानपुर, उसके बाद इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद, सेंटर फॉर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, इनके साथ में हमने अनुबंध करके आज लगभग 127 प्रोडक्ट हम लघु वनोपज के माध्यम से बना रहे हैं, जिसका न केवल देश में बल्कि विदेशों तक हमारी पहुंच हुई है। यहाँ यह एक उल्लेखनीय बात मैं आप लोगों से जो शेयर करना चाहूँगा कि जगरगुंडा जैसे गांव में यदि एक वनवासी महिला 1 महीने काम करके 11,000 रुपए की इनकम यदि उसको होती है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। और खास तौर पे जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो टूरिज्म को लेकर बहुत संभावना है। कहा यह भी जाता है कि आप झारखंड इस पे बहुत कुछ काम कर, इको टूरिज्म की बात हो रही है। जब जैन समुदाय का एक पवित्र स्थल भी वहाँ पे है पारसनाथ में, जहाँ पे अब कोशिश वहाँ की गवर्नमेंट ये कर रही है कि उसको किस तरह से विकसित किया जाए। नक्सली होने की वजह से कुछ रुकावटें वहाँ पे आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इको टूरिज्म पे काम हो रहा है, उस पर आपका बहुत रिसर्च है, उस पर आप किस तरह से प्रकाश? छत्तीसगढ़ में अभी तक के 5 जो अभ्यारण्य हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाने का राज्य सरकार ने भी हाल ही में निर्णय लिया है, जिसकी भारत सरकार से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। 2 एलिफेंट रिजर्व हैं,
वन क्षेत्रों में जो ये वन्य प्राणियों से बहुल जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए अधोसंरचनात्मक स्तर पर काफ़ी काम किए हैं। लेकिन यदि हम पूरे प्रदेश की यदि बात करें तो इन संरक्षित क्षेत्रों के अलावा भी छत्तीसगढ़ में बड़े विशाल झरने हैं, प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, भित्ति चित्र हैं, पुरातात्विक अवशेष की बड़ी महत्वपूर्ण जगह हैं। इन सब में यदि हम पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास की बात करें तो छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो पर्यटन संगठन है उसमें भी उन्होंने आने वाले वर्षों में इको टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि पूरे न केवल देश की बल्कि पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो लोग अब जो परंपरागत पर्यटन स्थल हैं उससे दूर जा रहे हैं। वो प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, वो प्रकृति के नज़दीक रहना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में जो सोनबरसा, मोहरेंगा, घटारानी, जतमई, दुधावा, कोडार, खुड़िया, इन सब जगहों में स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय कम्युनिटी है, उसको प्रबंधन में साथ में लेकर के जो पारिस्थितिकी पर्यटन में, इको टूरिज्म में जो काम किए गए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, क्योंकि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार इको टूरिज्म के माध्यम से दिया जा सकता है। और इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग ने किया है। इको टूरिज्म बोर्ड के गठन के लिए प्रस्ताव शासन को जा चुका है, बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। 4 साल की अगर आपके कार्यकाल की उपलब्धियों को समझे तो उन उपलब्धियों में सबसे ऊपर किसको आप रखना चाहेंगे? इसमें मैं पहले स्थान पर जो नरवा योजना है मैं इसे रखना चाहूँगा, क्योंकि इसकी केंद्र सरकार ने भी बहुत प्रशंसा की है। 7 राज्यों के लोगों को हमने प्रशिक्षित किया है और अभी कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में जो है, वहाँ पर जो हमारे करीब 110 IFS प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी पूरी टीम को इस नरवा योजना के जो वैज्ञानिक तरीके से परियोजना तैयार करके उसका स्थानीय स्तर पर जो क्रियान्वयन किया गया है उसका पूरा अध्ययन करने के लिए वो IFS प्रोफेशनल्स की टीम पूरा यहाँ पर भेज रहे हैं। मैं अपने कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानता हूँ, क्योंकि जहाँ एक और इन नरवों के रिचार्ज करने से वन क्षेत्र में जल स्तर ऊपर उठा है, वहीं एक बहुत अच्छा फीडबैक जो वनवासियों से मिला वो ये था कि लोग कहते हैं कि अब गर्मी के दिनों में पिछले साल तक उस नाले में पानी नहीं रहता था, इसलिए वन्य प्राणी पानी की तलाश में गांव के अंदर आ जाते थे। क्योंकि इस बार गर्मियों में पानी था तो वन्य प्राणी गांव के अंदर नहीं आ पाए। तो ये एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, मानव और वन्य जीव के साथ में जो एक द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है, उसको कम करने में भी एक अच्छा परिणाम इसमें सामने आया है। और जैसा मैंने बताया कि जहाँ पर जो बड़े किसान होते हैं, स्वाभाविकता उनके यहाँ सिंचाई की सुविधाएं होती है तो वो 2 फसल 3 फसल ले सकते हैं। लेकिन यदि हम दूरस्थ अंचलों में स्थित वनवासियों की बात करें, जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन होती है, वो सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण से 2 फसल या 3 फसल नहीं ले पाते थे, और पिछले साल लोगों ने 2 फसल उसमें लिया। तो जहाँ एक और वन्य और मनुष्य के बीच में, जो वन्य प्राणी मनुष्य के बीच में जो द्वंद्व है उसको कम करने में, उसके साथ साथ में जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। तो इसलिए इस योजना को मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मतलब वनवासी जो संबल हुए, और खासतौर पे जो आपने महिलाओं की बात की, आधी आबादी अगर संबल हो रहा है तो निश्चित तौर पे उस समाज की भी तस्वीर बदलती नजर आती है। निश्चित तौर पर यदि एक पुरुष सक्षम होता है तो एक पुरुष सक्षम होता है जी। यदि एक नारी सक्षम होती है तो एक परिवार सक्षम होता है। और जहाँ महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है, 70,000 की संख्या कम नहीं होती है। और मैं ये मानता हूँ कि विशेष करके बस्तर में इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि विगत 4 वर्षों में जिस तरह से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये मानता हूँ कि स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं को रोजगार दिया गया है। तो यदि एक महिला रोजगार में लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके परिवार का कोई आदमी बंदूक नहीं थामेगा। और क्योंकि आप देखिए कि लघु वन उपज के जो मानक दर थे उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाया, मतलब हम आज जो चर्चा करें 2 दूनी 4 खुशियां अपार, आपको नहीं लगता है कि 2 से भी बहुत आगे गई सरकार संबल बनाने के लिए तमाम प्रयास यहाँ पे किए गए?
जी हाँ, जैसे 4 साल पहले तक के तेंदुपत्ता संग्रहण का जो प्रति मानक बोरा दर था वो 2500 रुपये मानक बोरा था, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ा करके 4000 रुपये किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लघु अनुपस्थ थे जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, उसको भी राज्य सरकार ने खरीदने का निर्णय लिया। आज जो मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है और मिलेट का जो सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट कांकेर में कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था, इसके अलावा कोसा मिशन जो चालू किया गया, हमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जगदलपुर में जो साल के प्राकृतिक वृक्षों में जो कोसा ककून्स पाए जाते हैं वो छत्तीसगढ़ की बहुत बहुमूल्य धरोहर है और वो लगभग 9 से 10 करोड़ कोसा के ककून होते थे जो यहाँ से बिचौलिए खरीद करके उसको हजारीबाग ले जाते थे और हजारीबाग से वो इंडिया सिल्क के नाम से पूरे देश में बिकता था। तो जब कभी भी इंडिया सिल्क की बात आती थी तो लोग हजारीबाग को याद करते थे, जबकि वो उसका रॉ मटेरियल जो है वो केवल जगदलपुर के आसपास वन क्षेत्रों में होता है। तो पिछले साल ही कोसा मिशन चालू किया गया और लगभग 250 महिलाओं को वहाँ पर कोसा से धागे निकालने का प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ में जब तक हम उसका वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ों पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम नेशनल मार्केट से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और अभी जो बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ हर्बल्स के प्रोडक्ट उसमें अवेलेबल हैं। और ये जो एक इनोवेशन है, एक आप याद करिए आज से 4 साल पहले यदि आपके दिमाग में महुआ ये शब्द आता था तो आपको लगता था कि महुआ से सिर्फ शराब बनती है। विगत 4 वर्षों में जो फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप करके जो हम लोगों ने आज महुआ से हम जैम बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, करीब करीब सैनिटाइज़र बना रहे हैं। जशपुर में तो जो हमारी महिला स्व सहायता समूह थी जिन्होंने कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद महुआ से जो सैनिटाइज़र बनाया, पिछले 2 साल में वो 60 लाख से ऊपर का व्यापार वो लोग कर चुकी है। और प्रारंभिक दौर में जरूर जैसे होता है उसमें काफ़ी पंजेंट स्मेल आती थी, दुर्गंध आती थी, लेकिन समय के साथ में उसमें रिसर्च करने के बाद अब उसमें लेमन फ्लेवर भी आ रहा है, रोज़ फ्लेवर भी आ रहा है। तो ये सारी एक निरंतर प्रक्रिया है और इसकी संभावनाएं अनंत है। और इसके दोहन के साथ साथ में हमने जो दूसरा एक पहलू जिस पर हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया कि पिछले 4 वर्षों में जो हमारी वृक्षारोपण में जो प्राथमिकताएं थी उसको भी हमने बदला। 4 वर्ष पहले तक के जो वृक्षारोपण होते थे उसमें ज़्यादातर हम मिश्रित प्रजाति के या इमारती प्रजाति के ही वृक्ष लगाते थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने करीब करीब 60 से 70% लघु अनुपज और वनौषधि प्रजातियों का रोपण कर रहे हैं, ताकि जहां एक तरफ हम उसका दोहन करके, वैल्यू एडिशन करके आर्थिक स्थिति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसके पुनरुत्पादन को, उसके वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देने का काम हम कर रहे हैं। तो इसमें जो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है वो काफी कारगर साबित हुई, आप ऐसा मानेंगे? जी, जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो आई, जिसमें यदि कृषि धान के बदले यदि कोई कृषक वृक्षारोपण करता है तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल तक इनपुट सब्सिडी मिलेगी। इसका काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला। इसके अलावा एक हरियाली प्रसार योजना, मुख्यमंत्री बांसबाड़ी योजना हमारे यहाँ है, जिसमें यदि कोई किसान इमारती प्रजाति के वृक्ष लगाता है, वनौषधि वृक्ष लगाता है या लघु अनुपज का रोपण करता है तो उसमें रोपण का पूरा खर्च जो है वो वन विभाग देगा। इस योजना को वैसे काफ़ी प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसके विषय में लोगों को जानकारी जरूर कम है, लेकिन विभाग अपने स्तर से इस पर प्रयास कर रहा है। हमने देखा भी है कि सी मार्ट के जरिए भी कोशिश ये हो रही है कि गांव के प्रोडक्ट को किस तरह से एक मार्केट दिया जाए, तो सी मार्ट भी बहुत बेहतर एक यहाँ पे एक आधार बना है। ये सी मार्ट का जो कंसेप्ट था ये लगभग 2 वर्ष पहले विचार में आया था कि जिस तरह हम मैग्नेटो मॉल या सिटी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर हमको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो जो हमारी लघु अनुपज समितियां हैं, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, इसके अलावा जो रूरल लाइवलीहुड मिशन SRLM की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लगभग 2000 के आसपास प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक व्यक्ति यदि बाहर से आता है तो उसको यदि कोसा का कोई सामान खरीदना है तो उसको एक दुकान जाना पड़ता है, बेल मेटल की कोई चीज़ खरीदना है तो दूसरी दुकान में जाना पड़ता है। तो ये 2 साल पहले एक विचार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम लोग को मिले, काफ़ी मंथन इसमें हुआ था
कि जो हमारी स्थानीय जो समुदाय है वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो यदि एक प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके तो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। एक जो मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है वो शायद 300-350 रुपए के लक्स का साबुन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो 50 रुपए के एलोवेरा से बना साबुन वो जरूर अफोर्ड कर सकता है। तो यदि वो उसका एक मार्केट हम यदि डेवलप करें तो साबुन पे मुझे याद आया कि अभी भेंट मुलाकात में निरमा की तरह का डिटर्जेंट एक महिला बना रही है और बाकायदा उसका बहुत अच्छा मार्केट भी है। जी जी, नहीं ये जैसे एक छोटा आप लोग देखे होंगे कि हमारे घरों में जब हम पोछा लगाते हैं तो सामान्यतः एक बाल्टी पानी में हम या तो फिनाइल या डेटॉल डाल देते हैं और दिन भर उसकी एक अजीब सी स्मेल घर में रहती है। यदि आप उसमें एक बाल्टी पानी में 4 बूंद लेमन ग्रास का जो ऑयल डाल दें तो वो एक प्रकार से मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम करता है और दूसरा पूरे दिन भर घर में भीनी भीनी बहुत ही खूबसूरत सी महक घर में रहती है। तो यदि हम वो लेमन ग्रास ऑयल का उपयोग यदि इसमें करते हैं तो उससे न केवल स्थानीय समुदाय को आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे बल्कि उससे हमारे घर का हाइजीन भी डेवलप होता है। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे ला करके संगठित तरीके से कैसे करें और इसमें सी मार्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 4 सालों में जो काम किया है, क्योंकि 48 माह में हम लोग उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं और उपलब्धियों को हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ग्रास रूट पे काम हुआ है, ग्रास रूट पे किस तरह से लोग संबल हुए हैं, लोगों की आर्थिक उन्नति यहाँ पे हुई है। तो आर्थिक उन्नति में अगर समझा जाए तो आपको बल्क में क्या नजर आता है, कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा संपन्न नजर आता है? क्या बस्तर या सरगुजा को मानेंगे? क्योंकि 2 सेक्टर की बात होती है फॉरेस्ट में अगर देखा जाए अमूमन तो बस्तर में इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको मिले हैं और सरगुजा संभाग में विशेष करके जशपुर जिले में बहुत संभावनाएं हैं और वहां पर बहुत काम भी हुए हैं। लेकिन जो बस्तर में हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस हमको मिलेगा, लेकिन बस्तर में जिस तरह से काजू की प्रोसेसिंग है या चिरौंजी की प्रोसेसिंग है या मिलेट का है कि ये इतना अच्छा काम हुआ है वो काबिले तारीफ है। और दंतेवाड़ा जैसी जगहों में आप जाकर के देखेंगे कि वहाँ किस तरह से महिलाएं लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण में काम कर रही हैं। बस्तर में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। और जसपुर का जो आप जिक्र कर रहे थे, जसपुर में किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे? क्योंकि वो झारखंड से लगा हुआ वो इलाका है। जसपुर में अक्सर ये माना जाता है कि काफी हाशिए पे है वो क्षेत्र, उसको अगर आपको लाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। जसपुर में भी जो खास करके आपका चाय की जो खेती वहां पर हुई है, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो किया है वो बहुत ही रिमार्केबल काम है। और उसके अलावा लघु वनोपज के प्रसंस्करण और संग्रहण में, काजू के प्रसंस्करण और संग्रहण में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जहां ऐसे जिले जहां पर लगभग 40 से 50% वन क्षेत्र हैं, उस गांव के, उस जिले के 50% से अधिक गांव जो है वो वनों पर आश्रित हैं। तो इसलिए वनोपज के माध्यम से उनकी जो आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं बहुत हैं और इस दिशा में बहुत अच्छा काम पिछले 4 सालों में हुआ है। और सरगुजा के अगर कुछ यूएसपी की अगर बात करें जो वहां पे लगता है कि हाँ राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होनी चाहिए। सरगुजा क्षेत्र में भी लघु वनोपज में विशेष करके जो हमारा सरगुजा संभाग की हम बात करते हैं तो जशपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा कोरिया और बैकुंठपुर, ये 2 जगहें ऐसी हैं जहां पे लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण में बहुत अच्छे काम हुए हैं। जी, मैं अभी आनंदपुर गया भी था, बैकुंठपुर के पास में। वहां पे जिस तरह से नरवा का भी मैंने देखा बहुत अच्छा उदाहरण कि बहुत बेहतर वहां पे वाटर लॉकिंग की गई है। और वहां पे जो आप चंदन की लकड़ियां, लाल चंदन, सफेद चंदन का जो आप प्रसंस्करण वहां पे कर रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। सरगुजा का जो क्षेत्र है वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति और क्लाइमेट है वो चंदन के प्लांटेशन के लिए काफी सूटेबल है और इसीलिए प्रयोग के तौर पे जो कोरिया मनेंद्रगढ़ में चंदन का काम किया गया था। विदेशों में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, आप तो प्रमुख रहे हैं और विदेशों में जितनी मांगे, आपने जैसे कहा कि अमेजन के जरिए, फ्लिपकार्ट के जरिए, और बीच में तो इस पर काफी चर्चा भी हुई कि अमेजन अब प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा है। दुबई में भी जो वर्ल्ड ट्रेड फेयर हुआ था जी, उसमें भी छत्तीसगढ़ हर्बल्स को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला था। और इसीलिए हमने एक थीम भी रखा है कि विदेशों में भी धमक छत्तीसगढ़ की। जी, सिर्फ ये नहीं कि नक्सल की वजह से, सिर्फ आप यहाँ के प्रोडक्ट की वजह से भी। जो फूड ग्रेड महुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, फूड ग्रेड का मतलब ये होता है कि महुआ जो पेड़ से टपक कर जमीन पर गिर जाता है उसकी कीमत कम होती है। हम उसको जमीन पर गिरने के पहले ही यदि हम उसको कलेक्ट करते हैं, ये प्रयास हमने दंतेवाड़ा में किया है और वहां से महुआ इंग्लैंड की एक लिकर बनाने वाली कंपनी ने खरीदा है। जी,
तो डिमांड तो है, इसमें काफ़ी शोध अनुसंधान की आवश्यकता है और इस दिशा में ठोस कदम छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग कर रहा है। जी, मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है बात रखने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि यहाँ पे संक्षिप्त में बहुत सारी चीजों को सामने लाने की आवश्यकता है। आपसे हम लंबी भी चर्चा करेंगे, लेकिन चलते चलते मुझे लगता है कि राकेश जी कुछ अहम बात जो आप रखना चाहेंगे। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी, कि विकास के दो मॉडल दुनिया में हैं। एक अमेरिका का मॉडल है जहाँ पर डेवलपमेंट इंडेक्स जी, पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है, और दूसरा जो है वो भूटान का मॉडल है जहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो पहले नंबर पे है। तो तय हमें करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि भी जो इनॉग्रेशन से सहयोग करेंगे और आ चुके हैं मोमेंटो गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी सर, और हम स्वागत करते हैं टीएस बाबा जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच आ चुके हैं और आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हैं। उनके आगमन के पूर्व एक सुंदर चर्चा हो रही थी। हम चाहेंगे कि राकेश चतुर्वेदी जी से जो अभी बातचीत हो रही थी उनको हम ये मेमेंटो आर.के. गांधी जी भेंट कर रहे हैं। ये बातचीत हो रही थी छत्तीसगढ़ शासन के 4 साल पूरे होने पर, खास तौर पर वन विभाग को लेकर के जितनी भी पहल सरकार के द्वारा किए गए हैं वो क्या हैं, और हम बहुत हमें खुशी है, हर्ष है